तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके दो पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ आपको दो इक्वेशनें दी हैं, एक तो साधारण सी है और दूसरे में आप देखेंगे कि ए और बी वेरिएबल एक्स्ट्रा में है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये दोनों इक्वेशन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को जनरेट करती हैं, मतलब ये दोनों इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देती हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ इनके x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के रेशियो इक्वल होने वाले हैं। तो यहाँ से दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन जनरेट हो जाएंगी ए बी के टर्म में। कैसे हो जाएंगी? तो आपको बस a1 a2 की जगह b1 b2 की जगह वैल्यूज रखनी है जो इसमें है। तो आप देख पाएंगे फर्स्ट इक्वेशन में जब आप a1 देखेंगे तो 2 है, और जब a2 देखेंगे सेकंड इक्वेशन में तो आप कहेंगे सर a2 तो मुझे नहीं दिख रहा। तो x के छोड़ के जो भी वैल्यू होती है वो कोफिशिएंट होती है x की, तो मैं उसे ही a2 मानता हूं। उसके बाद b1 हो गया 3 और b2 हो गया y का कोफिशिएंट a प्लस b, और कांस्टेंट आप देख पा रहे हैं दोनों ही उस तरफ है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप लिख लेंगे। तो c1 हो गया 7 और c2 ये पूरा ही हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, आपको ये तीन रेशियो मिल चुके हैं। अब आप इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे? लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए ए बी के टर्म में। तो आपको सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को लेना है, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो 2 अपॉन ए माइनस बी और 3 अपॉन ए प्लस बी। उसके बाद आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस वाला, तो 2a प्लस 2b और 3a प्लस 3b। सेम काम आप टेकिंग इक्वेशन सेकंड और थर्ड में करेंगे। तो आप इन दोनों में ले लेंगे, दो इक्वेशन है। उसके बाद यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 9a 3b और माइनस के 6 7a प्लस 7b, 7 का इसमें मल्टीप्लाई करने पर। अब यहाँ पर आप इनको थोड़ा सा जनरल इक्वेशन के रूप में लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, ये 2b था मैंने 2b लिख दिया, ये माइनस का 3b मैं इधर ले आया b को एक तरफ करने के लिए। अब ये प्लस का 2a था मैं इधर ले आया अपने a के पास। तो इसके से हुआ ये कि अब ये दोनों ही a एक तरफ हो गए b एक तरफ हो गए। तो 3a प्लस 3b 3b प्लस 2b इज 5b हो गया, 3b और 2b 5b हो गया। और 3a में से 2a माइनस करने पर a बचता है। तो आपके पास एक इक्वेशन जनरेट हो गई, बस इसमें कांस्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये 9a मैंने यही रखा रहने दिया, ये 3b और ये 7a मैं इधर ले आया। उसके बाद ये 3b मैंने यही रहने दिया और ये 7b मैं इधर ले आया, और ये माइनस का 6 मैं बराबर के उस तरफ ले गया, इसलिए ये प्लस का 6। अब आप देख सकते हैं आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। 9a में से 7a माइनस करेंगे तो 2a, 3b और माइनस 7b सॉल्व करेंगे तो माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का 4b इक्वल टू 6। इस प्रकार से आपके पास दो लीनियर इक्वेशन तैयार हो जाएंगे, एक ये और एक ये। अब आपको पता है ये वाली वैल्यू आपको इस वाली इक्वेशन में रखनी है, तो पुट a बराबर 5b इन दिस इक्वेशन। तो a की जगह पर जब आप 5b रखेंगे तो ये 10b हो जाएगा और 4b का जैसे का तैसा, और 10b में से 4b जाएगा तो 6b बचेगा और बराबर में 6 है ही। तो ये 6 का जब मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो b बराबर 1 हो जाएगा, और b बराबर 1 एक वेरिएबल आपके पास आ चुका है। a b की वैल्यू पूछी थी, अब ये b की वैल्यू मैं वापस से इस वाली इक्वेशन में रख दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 5b बराबर a है, तो मैं इसको a बराबर 5b भी लिख सकता हूँ। और b बराबर 1 में जब इसमें वैल्यू रखूंगा तो 5 इंटू 1 तो a बराबर 5 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि इन दोनों इक्वेशनों को इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। अब इसी प्रकार से मैं सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आता हूं। तो इसमें बोला गया है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर a b थे, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है जो कि k है, और यहाँ पर बोला गया है कि ये दोनों इक्वेशन है आपको नो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। इसका मतलब यहाँ पर x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट इक्वल होने वाले हैं और तीसरे इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे इन्हीं दोनों का काम है, तो मैं a1 अपॉन a2, तो x का कोफिशिएंट 3 a1 और दूसरे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2k माइनस 1 ये हो गया a2। इसी प्रकार से y का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट k माइनस 1 और ये मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या जरूरत है, मुझे सिर्फ
फर्स्ट और सेकंड लेने की ज़रूरत है, तो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया। अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3k माइनस 3 का मल्टीप्लाई किया, और जब इसमें करूँगा तो ये तो सेम हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, k एक तरफ किए, कांस्टेंट एक तरफ, तो ये 2k मैं इधर लेके आया माइनस का 2k, और ये माइनस का 3 इधर लेके आया प्लस का 3। तो 3k में से 2k जाता है तो k बराबर 2 बचता है, मतलब k बचता है सिर्फ, और ये सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2, तो k बराबर 2 वैल्यू आ चुकी है आपकी फाइनल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये दो इक्वेशनें दी हैं, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कीजिए और सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कीजिए। तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन की बहुत सारी इक्वेशंस कराई हैं, आप इनको आसानी से कर सकते हैं। एक में से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा, और इस प्रकार से आपके दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। पर इस एक्सरसाइज में मोस्टली हमारा ध्यान है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर, तो मैं इस सवाल को भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर देता हूँ। तो सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो सबसे पहला काम होता है इसको अरेंज करना जनरल इक्वेशन में। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये 9 और 4 बराबर की उस तरफ है, तो मैं पहले इनको इस तरफ ले आया। और उसके बाद आपको मैं बता चुका हूँ कई बार कि सबसे पहले हम y के कोफिशिएंट लिखते हैं 5/2, फिर हम कांस्टेंट वाले लिखते हैं, फिर हम x के कोफिशिएंट लिखते हैं, और फिर से हम y के कोफिशिएंट लिखते हैं। तो y के कोफिशिएंट से शुरू होता है और y के कोफिशिएंट पर खत्म। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस शुरू होती है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा माइनस के 20 और 9 2 जा माइनस के 18। पर आपको पता है इन दोनों के बीच में माइनस का सिंबल होता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा के लिख दिया। मैं चाहता तो डायरेक्ट कर देता, पर शायद आपको ना समझ में आता। तो 9 3 जा माइनस के 27 और 8 4 जा माइनस के 32, और यहाँ इन दोनों के बीच में माइनस होता है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। इसके बाद 8 2 जा 16 और 5 3 जा 15। अब जैसे कि आपको पता है अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप x वाला वेरिएबल जिसमें होगा वो लेंगे और जिसमें कांस्टेंट वाला होगा वो लेंगे। तो पहले मैंने इसको और इसको ले लिया, ये लिखा हुआ है। तो मैंने एक स्टेप सॉल्व कर दिया, माइनस माइनस प्लस का 18, और 16 में से 15 गया तो 1 बचा। अब आप देख पाएंगे माइनस के 20 और प्लस के 18 माइनस का 2 बचता है, और आपका माइनस का 20 और प्लस का 18, यहाँ पर माइनस का 2 बचता है। और आप जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर -2 हो जाएगा। सेम प्रोसेस आप सेकंड वाले में करेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने एक स्टेप सॉल्व कर दिया, माइनस माइनस प्लस के 32, और ये तो 1 हो ही गया था। अब आप देख पाएंगे कि 32 बड़ा है, तो 32 में से 27 जाएगा तो 5 बचेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चनों की, जो कि आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो पहला क्वेश्चन है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। यानी कि फिक्स, एक महीने का एक फिक्स चार्ज वहाँ पर फिक्स्ड है कि एक महीने अगर आप रहते हैं या उससे कम रहते हैं तो आपको एक महीने का एक फिक्स चार्ज देना होगा। उसके बाद पर डे चार्ज अलग से लगता है। तो व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डे सी हैज़ पे 1000। 20 दिन रहने के बाद उसे 1000 रुपये देने पड़े एज हॉस्टल चार्ज। वेयर ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डे पे 1180 एज हॉस्टल चार्ज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर चार्ज। तो इसमें सबसे पहला काम है फिक्स चार्ज को कंसीडर करना और पर डे चार्ज को कंसीडर करना। तो अब हम यहाँ पर यहीं से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फिक्स्ड चार्ज हमने मान लिया x और पर डे चार्ज हमने मान लिया y। तो केस फर्स्ट में बोला गया है पर्सन A है जो कि 20 दिन रहता है तो उसे 1000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। तो पर डे चार्ज तो उस पर लगेगा ही, साथ में उसे एक फिक्स चार्ज भी देना होगा। मंथली फिक्स चार्ज है कि आप महीने में चाहे 10 दिन रहें या 5 दिन, आपको वो चार्ज देना ही पड़ेगा। अब केस सेकंड में बोला गया है कि बी पर्सन 26 डे रहता है और वो 1180 रुपीज़ पे करता है। तो
यहाँ पर भी वही होगा, फिक्स चार्ज उसे भी देना होगा और 26 इंटू वाई फॉर पर डे, एक दिन का लगने वाला चार्ज, तो 26 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पता चल जाएगा 26 दिन का कितना चार्ज लगेगा फूड का और हॉस्टल का। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें दोनों इक्वेशनों को जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे इजी लगा आपका एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि मुझे यहाँ भी x दिख रहा है और यहाँ पर भी x, तो मैंने इस इक्वेशन को उठा के यहाँ पर रख दिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूँ तो ये x से x कट जाएगा और ये 26 में से 20 जाएगा तो 6y बचेगा, और इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 180 आएगा। तो 6 का इसमें जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आपके पास y की वैल्यू 30 आ जाएगी। अब ये y की वैल्यू जब आपके पास 30 आ गई तो इस वैल्यू को मैं बड़े आराम से केस फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख सकता हूँ। तो पुट y बराबर 30 इन इक्वेशन, तो x बराबर 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000। तो मुझे पता है 20 इंटू 30 इक्वल टू 600, तो 600 बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसके बाद जब 1000 में से 600 माइनस करूंगा तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। तो कहीं ना कहीं हमें पता चल चुका है कि हॉस्टल का चार्ज 400 रुपये लगता है और खाने का चार्ज आप 30 रुपये पर डे समझ के चल सकते हैं। मंथली का सीन यही है कि आपको पूरे महीने में इतना देना होगा, फिर आप चाहे 25 दिन रहे या 20 दिन या जितने भी दिन रहे आपको ये फिक्स चार्ज देना होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि आपने कई बार किया हुआ है। ये फ्रैक्शन के ऊपर है। ये फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो सबसे पहले हमें तो फ्रैक्शन ही कंसीडर करना पड़ता है n/d। इसके बाद केस फर्स्ट में बोला है कि अगर आप न्यूमरेटर में से एक घटा देते हैं तो आपका फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा। और फिर दूसरे केस में बोला है अगर आप डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में सिर्फ ओनली डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो आपका फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा। उसके बाद मैंने सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने से मतलब है उसको एक जनरल इक्वेशन में मैंने चेंज किया है, समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 का इसमें करूँगा 3n और ये तो d हो गया। अब 4 का इसमें करूँगा 4n और d + 8। अब क्या है कि यहाँ से मैं यहाँ ये d बराबर 3n - 3 लिखा हुआ है, तो मुझे d की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई दिख रही है, तो क्यों ना मैं d बराबर वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख दूँ। तो यही मैंने किया है। ये आपकी 2 इक्वेशन हैं, ये d की वैल्यू सीधे मैंने यहाँ पर रख दी। तो d की जगह पर 4n + d + 8 था, तो d की जगह पर जब मैंने ये वैल्यू रखी 3n + 3, बाकी सारा सेम है, तो हुआ ये 3n में इधर ले आया और ये 3 माइनस का 3 + 8 5 हो गया। तो 4n में से 3n गया तो n बचा, तो कहीं ना कहीं आपके पास न्यूमरेटर आ गया। अब ये n की वैल्यू मैंने वापस से ऊपर वाली इक्वेशन में रख दी यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 × 5 - 3 = d। तो मैं बिल्कुल d को इधर और इसको इधर मान के चलता हूँ, तो 5 × 3 = 15 - 3, तो d बराबर 12। तो आपका फ्रैक्शन होता है n/d, तो न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 12। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। इसमें बोला गया है यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस 40 नंबर मार्क्स स्कोर करता है टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क फॉर ईच राइट। अगर उसे 3 मार्क मिलते हैं हर राइट आंसर पे, और लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और हर गलत आंसर पर उसका 1 नंबर काटा जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव मार्क्स हैं सही आने पर और नेगेटिव मार्क्स हैं गलत आने पर। उसके बाद हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट। अब ये दूसरी कंडीशन दे रहे हैं आपको कि अगर उसके 4 मार्क्स मिलते हैं उसके सही आंसर पर और 2 मार्क्स कटते हैं उसके गलत आंसर पर, तब यस के 50 मार्क्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कंडीशन यही बन गई। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चीज़ें हमें पता क्या नहीं है, यहाँ हमें पता ये नहीं है कि यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ मार्क्स कितने हैं ना, क्वेश्चन हैं कितने, और यस ने सही कितने किए और गलत कितने किए। तो सबसे यहाँ क्वेश्चन ही यही पूछा गया है, हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट। टेस्ट में कितने क्वेश्चन हैं टोटल क्वेश्चन, और यस ने कुछ सही किए हैं कुछ गलत किए हैं। तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज x, जो उसने सही आंसर दिए हैं यस ने, और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर वाज y।
तो x और y, x है जो सही आंसर दिए, y है वो गलत आंसर दिए, और टोटल क्वेश्चनों की बात की जाए तो x प्लस वाई को कर दिया जाए तो यही टोटल क्वेश्चन होंगे। उसके बाद केस फर्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर देने पे पॉजिटिव है, तो फर्स्ट केस में उन्होंने बोला था कि उसको 3 नंबर मिलेंगे अगर वो सही करता है और 1 नंबर कटेगा अगर वो गलत करता है। तो पॉजिटिव के केस में यहाँ पर 3 नंबर मिलते हैं हर सही करने पर। सही कितने किए, x मैंने कंसीडर कर लिया है, और गलत करने पर 1 नंबर कटता है इसलिए माइनस करना पड़ेगा नेगेटिव में से, तभी तो पता चलेगा कि टोटल मार्क्स उसके फाइनल में जो, क्योंकि पॉजिटिव में से नेगेटिव घटाने पर ही तो 40 आए हैं उसके। और केवल पॉजिटिव की बात होती तो ज़्यादा होती, क्योंकि नेगेटिव उसमें से माइनस हो गए इसलिए उसके मार्क्स थोड़े से कम हो गए। तो यही 3 मार्क्स आपको राइट करने पे मिल रहे हैं, 1 मार्क्स उसका कट रहा है रॉन्ग करने पर, इस वजह से 3x और माइनस के y इक्वल टू 40 एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से मैंने y को सेपरेट किया, कैसे, ये y में इधर ले गया प्लस y, ये 40 इधर ले आया माइनस का 40, तो y बराबर 3x माइनस 40 हो गया। अब केस सेकंड में बोला है कि सही करने पर अगर उसे 4 नंबर मिले और गलत करने पर उसके 2 नंबर काटे जाएं तो उसके 50 नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, कैसे, मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ और 50 को भी 2 × 25 लिख लेता हूँ। तो होगा ये कि ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 2 से 2 कटने के बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है यहाँ से मैंने y की वैल्यू सेपरेट की थी, तो यही y की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पर रख देता हूँ। तो पुट y बराबर 3x माइनस 40 इन दिस इक्वेशन, तो 2x माइनस 25 ये यहाँ पे आ गया और y की जगह पर मैंने ये वैल्यू रख दी 3x माइनस 40। तो x एक तरफ की, ये कॉन्स्टेंट एक तरफ, तो ये 3x इधर आ गया माइनस का हो गया, और ये 25 इधर माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया। तो ये 2x माइनस 3x, माइनस का x बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, यहाँ पर ही वही होगा माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, और माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 15 आ गया। तो कहीं ना कहीं सही करने वाले क्वेश्चनों की संख्या आपके पास आ चुकी है। अब गलत करने वाले क्वेश्चनों की संख्या पता करनी है, तो आपके पास एक इक्वेशन जो आपने सेपरेट की थी y बराबर 3x माइनस 40, डायरेक्ट इसमें ही x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट x बराबर 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर जब मैं x की जगह पर 15 रखूँगा तो 15 × 3 = 45 माइनस 40 इक्वल टू 50। तो आपको x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। x है करेक्ट क्वेश्चन जो उसने अटैम्प्ट किए हैं, और y है इनकरेक्ट क्वेश्चन जो उसने गलत किए हैं। पर क्वेश्चन तो है ना, तो यहाँ पर तो पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे निकलेगा, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट। तो करेक्ट थे 15, इनकरेक्ट थे 5, तो टोटल क्वेश्चन हो गए 20 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक 2 प्लेस हैं A और B और उनके बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है हाईवे पर। इसके बाद बोला है 1 कार स्टार्टेड फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। एक ही समय पर दोनों एक साथ स्टार्ट होती हैं इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। ये मान के चलते हैं ये 2 पॉइंट हैं आपके पास A और B, 100 किलोमीटर दूरी है, वो दोनों अगर एक ही स्पीड ज़्यादा है तो वो दोनों इस तरफ चल रहे हैं, मान लीजिए इस तरफ है ना, तो दोनों ही इस तरफ चल रहे हैं। तो ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि दोनों ही सेम डायरेक्शन में जाते हैं और वो दोनों ही 5 घंटे में जाके मिलते हैं। कितने घंटे में? 5 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ हुआ क्या है कि इसको पकड़ने के लिए, बी वाले को पकड़ने के लिए, मान लीजिए चोर सिपाही ऐसे समझ लीजिए, और इन दोनों की दूरी 100 किलोमीटर है, तो इसको पकड़ने के लिए इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होनी चाहिए, और जितनी इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से मतलब क्या होता है, डिफरेंस। जैसे कि इसकी अगर 10 है तो इसकी 20 होगी, तो ज़्यादा से मतलब है अगर इसकी 10 ज़्यादा है तो वो उसे 10 घंटे में पकड़ लेगा, क्योंकि 100 किलोमीटर है तो 10 घंटे में पकड़ लेगा। तो उसी से यहाँ से अब हमें पता नहीं है कि इनकी स्पीड कितनी है, तो वही चीज़ हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ कार A इज़ x किलोमीटर, द स्पीड ऑफ कार B इज़ y किलोमीटर। अगर ये इस डायरेक्शन में है तो एक ही स्पीड यानी ज़्यादा होनी चाहिए B से, तो मैंने यही कंडीशन ले ली है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, x इज़ ग्रेटर देन y। अगर ये इस डायरेक्शन में जाएंगे तो y इज़ ग्रेटर देन x हो जाएगा, तो दोनों इस तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर B को A को पकड़ना होगा। तो यहाँ पर बोला गया है
कि 5 घंटे बाद वो दोनों आके एक जगह पर मिल जाते हैं। तो इसका मतलब इस ए ने इस बी से 100 किलोमीटर ज़्यादा कवर किया होगा। और 100 किलोमीटर ज़्यादा कैसे किया होगा कि जितनी ज़्यादा इसकी स्पीड होगी इससे, उसी स्पीड से तो किया होगा। तो 100 किलोमीटर कवर किया होगा किससे? इन दोनों के डिफरेंस से। तो यहां पर यही चीज होती है, अगर ए और बी दोनों ही सेम डायरेक्शन में आ रहे होते तो इन दोनों की स्पीडें जुड़ जाती, x प्लस वाई हो जाती स्पीड, क्योंकि दोनों ही कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे और उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, जिससे कि वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं वो 100 किलोमीटर 1 घंटे में कवर नहीं, मतलब यहाँ दोनों ही 1 घंटे के अंदर मिल जाएंगे, 100 किलोमीटर कवर करके एक पोजीशन पे आके मिल जाएंगे, तो वहाँ पर स्पीड जुड़ जाती है। तो एक चीज़ समझ लेते हैं कि सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है जब दो कारों की या दो चीज़ के आपस में कंपैरिजन किया जा रहा हो। तो यहाँ पर इसी चीज़ का मैंने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर शुरुआत में बोला गया था कि जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो उन्हें 5 घंटे लगेंगे 100 किलोमीटर कवर करने में। तो यहाँ पर वही डिफरेंस ऑफ स्पीड, क्योंकि एक की स्पीड ज़्यादा होगी तो उसी स्पीड से वो 100 किलोमीटर कवर करेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कवर करने हैं उसे बी के मुकाबले, और 5 घंटे में कवर करने हैं क्योंकि उसी 5 घंटे में उसे करना है। तो सेम चीज़ यहाँ हो गई। अब इसमें अपोजिट डायरेक्शन में वो इस तरीके से चल रहे हैं तो वहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। अगर आप खुद ही देखें, आप पीछे से किसी को धक्का मारेंगे तो उसको उतना नहीं लगेगा, पर सामने से मारेंगे तो ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर स्पीड दोनों की ऐड हो जाती है और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड डिफरेंस हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो वही चीज़ मैंने इस्तेमाल किया। तो डिफरेंस ऑफ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 100 और टाइम कितना है? 5। और सम ऑफ स्पीड यानी कि सम ऑफ x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना? 100, और वो 1 घंटे में आके मिल लेते हैं। वो 1 घंटे में एक ए से चलता है, एक बी से चलता है, तो ऑब्वियसली वो जल्दी मिल लेंगे, और जब वो उसके पीछे दौड़ रहा है तो उससे टाइम लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर स्पीड जुड़ी आती है, तो वो 100 किलोमीटर। तो यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है कि यहाँ उन दोनों की स्पीड का सम 100 है और यहाँ स्पीड का जो डिफरेंस है वो 20 है। एक अच्छा आइडिया मिलता है यहाँ से, आपको लीनियर इक्वेशन मिल गई। एक ये है आपके पास, एक ये है आपके पास, एक ये है। अब आपको पता है, आप सीधे इसको उठा के यहाँ पर रख देते हैं। अब दोनों के, ये दोनों वेरिएबल अपोजिट है तो डायरेक्टली अगर मैं इनको ऐड कर देता हूँ तो y से y कट जाएगा, x और x 2x और ये 120, तो x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख देता हूँ, तो यहाँ पर रखने पर 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y बराबर 40। तो कार A की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर और कार बी की कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल घट जाता है 9 स्क्वायर यूनिट इफ यदि द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। तो यहाँ इसके कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें यहाँ पर कंसीडर करना होगा लेंथ, ब्रेथ और एरिया। एरिया बनता है L इंटू बी से। तो यहाँ पर केस फर्स्ट में बोला गया है कि लेंथ में अगर 5 घटा दिया जाए और ब्रेथ में 3 बढ़ा दिया जाए तो उनके मल्टीप्लाई से जो एरिया निकलता है वो आपके ओरिजिनल एरिया से 9 कम होता है। तो ये कम होता है, ये L भी ज़्यादा होता है, इसलिए L भी में से अगर मैं 9 घटा दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही सेकंड केस में बोला गया है कि यहाँ पर लेंथ 3 यूनिट इंक्रीज की जाए और ब्रेथ भी 2 यूनिट इंक्रीज की जाए, तो यहाँ पर जो एरिया है वो 67 स्क्वायर मीटर इंक्रीज हो जाता है। तो वही चीज़ लेंथ ब्रेथ इंक्रीज होने के बाद लेंथ भी 3 इंक्रीज और ब्रेथ भी 2 इंक्रीज। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इनका एरिया कितना इंक्रीज हो गया? 67। अब इसमें मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो L का B में करूँगा तो L भी हो जाएगा, L का 3 में तो 3L, फिर माइनस के 5B और माइनस के 50, और ये LB और माइनस के 9। अब देखने वाली बात ये है कि ये भी LB है, ये भी LB है, सेम ही चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए दोनों कट गए। अब आप क्या करेंगे? ये 15 माइनस का इधर आके प्लस का 15 हो गया। अब ये आपको एक लीनियर इक्वेशन आ चुकी है
यहाँ पे आप कह सकते हैं। और तो यहाँ से मैंने L निकालने का प्रयास किया है, इसलिए 5b इधर आके प्लस का 5b हो गया। तो ये L को अलोन करना है, इसलिए ये 3 इधर डिवाइड में चला गया। तो L की वैल्यू 6 + 5b अपॉन 3 आ गई। तो ये वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में रख दूंगा। सेम प्रोसेस इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है LB से LB कट जाता है, ये 6 मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2L + 3B = 61, ये आपके पास इक्वेशन आ गई जनरल। अब ये L की वैल्यू मैंने इसी इक्वेशन में रख दी है, L = 6 + 5B अपॉन 3। तो ये वैल्यू जब मैं L की जगह रखूंगा तो ये हो गया, और ये बाकी का सेम टू सेम। अब ये होगा कैसे, तो पहले मैंने 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे पता है यहाँ एलसीएम लूँगा तो ये 9 भी हो जाएगा। और उसके बाद ये 3 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया इसके नीचे 1 मान के, और उसके बाद मैंने देखा ये 10 भी और 9 भी 19 भी होता है। और अब मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो ये मैं 12 इधर ले गया माइनस में, और फिर इसमें से माइनस किया 171, और मुझे पता है 19 से 171 9 बार कटता है। तो कहीं ना कहीं ब्रेथ की यूनिट आपके पास आ चुकी है। ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो सकती है। अब लेंथ की हम चेक कर लेते हैं। तो b की वैल्यू जब मैं इक्वेशन इसमें रख देता हूँ, b = 9 इन दिस इक्वेशन, तो 5 × 9 45 + 6 51 अपॉन 3 17 यूनिट। तो लेंथ आ गई 17 यूनिट, है ना। तो अगर आपको यहाँ चेक करना है क्या ये सही है या गलत है, तो मैं बिल्कुल चेक करा देता हूँ। तो आपको पता है इसका एरिया 17 × 19 नॉर्मल कितना बनेगा, 17 9 जा 153 होता है। तो पहले कंडीशन में बोला था लेंथ अगर 5 कम कर दी जाए, तो 17 में से 5 कम करूंगा तो 12 बचेगा, और इन्होंने कहा ब्रेथ 3 बढ़ा दी जाए, और ये क्या 12। तो आप देख पा रहे हैं ये हो गया 144 और ये हो गया 153। तो ये इससे कितना अधिक है, ये इससे 9 अधिक है। तो 9 इसमें मैं घटा दूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये यहाँ पर फंक्शन प्रयोग हुआ था, और हमने चेक भी कर लिया कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एरिया का ही इस्तेमाल करके इस इक्वेशन को बनाया और सॉल्व किया जाता है।